रामलला की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई और तब से बराबर लोग मन बना चुके हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और जब ये मन बन जाता है तो फिर इन सब चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, कम हो जाता है। उनको लगता है कि हमें वोट बीजेपी को देना है। कांग्रेस पिछली बार कांग्रेस सरकार रही पिछले 70 सालों से, तो उनका भी आधार यही रहा। और ये मुद्दा आप देखिए कि 500 साल तक राम मंदिर का मुद्दा जीवित रहा। अगर देखा जाए तो धर्म के मुद्दे इतने लंबे समय तक जीवित रहने कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन भारत में। आज हम मौजूद हैं कानपुर संसदीय क्षेत्र में और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं हमारे खास कार्यक्रम में, मैं आपके विषय में बता दूं कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और आपकी कानपुर शहर में ब्राह्मण नेताओं में एक अलग पहचान है। मैं बात कर रहा हूं भूपेश अवस्थी जी की। भूपेश अवस्थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन भारत में। और आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कानपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या विजन लेकर के खास तौर से कानपुर शहर में आप लोग उतरे हैं? तैयारियां तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा पूरी तरह से पूरी चल रही हैं जी। और इस बार तो मुख्य रूप से मोदी की गारंटी का विजन है। मोदी की गारंटी के साथ हम लोग चुनाव मैदान पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर इस बार बना है, तो निश्चित रूप से राम मंदिर के प्रति लोगों में जो आस्था, विश्वास और निष्ठा है, उसका एक बहुत बड़ा आधार है। और उसी आधार पर पूरी पार्टी और पूरी कानपुर लोकसभा का क्षेत्र जो है वहाँ पर मतदाता के साथ जुड़ रहे हैं प्रत्याशी, और उसी के साथ हम लोग भी उसी को फोकस करके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कानपुर शहर की अगर मैं आपसे बात करूं, खास तौर से जितना मैं अभी तक भ्रमण कर पाया, जो लोगों से जानकारी मिली, चूंकि औद्योगिक नगरी के नाम से और माँ गंगा का तट है, कानपुर शहर की पहचान है माँ गंगा से। कानपुर शहर औद्योगिक नगरी तो एक समय था, जाना जाता था, लेकिन आज जो है जितना खराब सड़कों का एक जो है एक बड़ा मतलब कह सकता है एक बड़ा एरिया है यहाँ पर, और ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। ये एक बहुत बड़ा विषय शुरू से रहा है यहाँ पे, बहुत लोगों ने अथक प्रयास भी किए। क्या लगता है इस बार ये मुद्दा बन सकता है? इस बार तो ये निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं, ये कानपुर की समस्या है। अतिक्रमण और ट्रैफिक दोनों बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए सरकारों ने भी काम किया, पिछली सरकार ने भी काम किया और अधिकारियों ने भी काम किया, लेकिन वो उसका कोई सुधार होता दिख नहीं रहा है। लेकिन ये सारे मुद्दे गौड़ हैं। इस समय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों वो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में केवल मैंने जो बात कही आपकी वही मुद्दे हैं और उन पर ही सबका फोकस है। उन पर ही सारा मतदाता इन सब बातों के लिए नहीं है। उनका तो ये मानना है कि हम लोकसभा और मोदी जी को हमें चुनना है, और मोदी जी की राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके कार्य हैं, निश्चित रूप से पूरी देश की जनता उससे खुश है। कानपुर की जनता भी उससे बहुत प्रसन्न है, खुश है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है देश को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी ख्याति है, और उसके साथ साथ भारत की ख्याति भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर तेजी से बढ़ रही है। तो ये सारे मुद्दे स्थानीय हैं। इन स्थायी मुद्दों पर तो हम राज्य सरकार से और तमाम और तरीके हैं उन पर। जनता की जागरूकता भी इसमें कमी है क्या? शायद यही एक खास वजह है अगर मैं इस विषय की बात करूं। जनता की जागरूकता की बात तो जनता वास्तव में मन बना चुकी है। जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लगभग 6 महीने पहले लोगों अपना मन बनाना शुरू कर देते हैं। और इस समय आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई और तब से बराबर लोग मन बना चुके हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और जब ये मन बन जाता है तो फिर इन सब चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, कम हो जाता है। उनको लगता है कि हमें वोट बीजेपी को देना है, तो फिर वो कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रत्याशी जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लोग प्रचार में निकल रहे हैं या निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। ये साइडलाइन हो जाती है, बाकी मेन चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस, मुख्य मुद्दे वही है और मुख्य बिंदु पर फोकस है। लोगों का मानना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमें कमल के निशान पर वोट का बटन दबाना है। ये स्थितियाँ हैं और ये स्थितियाँ लगभग पूरे कानपुर नगर की सीट पर तो बिल्कुल पूरी तरह से लागू हैं। कानपुर शहर जैसा आपने बताया कि लोग जो है केवल मोदी जी की गारंटी और अब की बार 400 पार का मोदी जी नारा भी लगा रहे हैं। राम मंदिर का भी आपने जिक्र किया, धारा 370 भी एक बड़ा विषय है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और बहुत जोरों से इस चीज़ को लेकर के आगे चलने का प्रयास कर रहा है कि राम आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। कैसे देखते हैं? ये तो देखिए, आप
जानते हैं कि इस देश में आप पिछले 500 साल पीछे भी जाइए और तब से बराबर आइए तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि भारत को धर्म से अलग कर दिया जाए। भारतीय मानसिकता में बराबर धर्म के साथ साथ राजनीति चलती रही है और कांग्रेस पिछली बार कांग्रेस सरकार रही पिछले 70 सालों से, तो उनका भी आधार यही रहा। और ये मुद्दा आप देखिए कि 500 साल तक राम मंदिर का मुद्दा जीवित रहा। अगर देखा जाए तो धर्म के मुद्दे इतने लंबे समय तक जीवित रहना कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस मुद्दे को लोगों ने जीवित रखा और बराबर लड़ाइयाँ उस पर लड़ी गई। आप अंग्रेजों के शासन काल में भी बराबर लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी बराबर इस मुद्दे को जीवित रखा गया और लोगों ने जीवित रखा। ये केवल एक राजनीतिक पार्टी की दम नहीं है, ना राजनीतिक पार्टी के विषय में कह सकते हैं, बराबर लोग जुड़े रहे। राम मंदिर आंदोलन में आपने देखा पूरे देश के लोग वहाँ पर गए और उस आंदोलन में उन लोगों ने भागीदारी की। तो हम ये तो कह नहीं सकते और ये बात सोची भी नहीं जा सकती है कि हम उससे अलग हैं। और जहाँ तक उसकी बात है, आप देखिए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए उनसे लोग नाराज हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों का जिन लोगों ने बहिष्कार किया उन लोगों को राजनीति में उनकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है जिस पर लोग अपनी अपनी राय देते हैं। मतलब आपका मानना है कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव जिस तरह से विपक्ष नहीं पड़ने वाला है। आप इसका आधार आप देखिए, जो लोग स्टालिन जैसे लोग जो उसकी बात करते थे, सनातन को गाली बकते थे या कभी सनातन के विषय में उन्होंने बहुत अतरगल बातें कही, आज वो सारे लोग उसी ढर्रे पर आ रहे हैं। और वो सारे लोग, जो लोग कांग्रेस के पार्टी के लोग, जो लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, दर्शन करने नहीं जाएंगे, वो लोग भी जाने के लिए बयान दे चुके हैं कि हम लोग भी दर्शन करने जाएंगे। अगर प्रमुख पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, तो ये बराबर बयान आ रहा है कि वो लोग भी अयोध्या जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो आखिर वो क्यों उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में यहाँ की भावना? मन होगा तब जाएंगे, जब मन होगा तब जाएंगे, लेकिन जाएंगे। अभी तो कह रहे थे जाएगी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि कोई जाएगा नहीं। अभी तो ये बात करते थे, फिर आप कह रहे हैं हम जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू चुनाव को नजर रखकर ही तो बात कही जा रही ना। अन्यथा क्या जरूरत है इस बात को, इस मुद्दे को आपको करना ही नहीं चाहिए। आप अगर समझते हैं कि ये मुद्दा बाहर है उससे चुनाव के परिदृश्य से, तो इस मुद्दे पर आपको आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो लोग बराबर इस मुद्दे पर फिर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि ये भावनात्मक जुड़ाव इस देश की जनता का राम मंदिर के साथ है और उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। चूँकि आपका जो पहचान है कानपुर शहर में, वो चूँकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र भी है कानपुर, 2 विधानसभा, जहाँ तक किलवई नगर और गोविंद नगर ज़्यादा मतदाता है ब्राह्मण जो है। और आपकी एक जो पहली पहचान कहा जा सकता है, बेसिक जो है वो ब्राह्मणत्व के ही कारण जो है जानी जाती है। और प्रत्याशी भी आपके जो कानपुर लोकसभा से हैं, रमेश अवस्थी जी। लेकिन जो संगठनात्मक रूप से देखा जा रहा है और जो चर्चाएँ जो हो रही हैं, क्यों अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है क्या? मतलब क्यों रमेश अवस्थी जी को लोग क्या मतलब पसंद नहीं करना चाह रहे, या उनको समझ नहीं पा रहे, या वो नया चेहरा है या बाहर के हैं? क्या वजह, क्या आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि जब प्रत्याशी बदलते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। जो लोग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की अपेक्षा रखते थे, जिन लोगों ने टिकट मांगा था उनको टिकट नहीं मिला। एक तो आपने देखा होगा कि एक तो सांसद जी हैं जो वर्तमान में थे, वो भी टिकट की दौड़ में काफ़ी लंबी दूरी तक उन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद उनके परिवार के लोग थे और फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टिकट के दावेदार थे। बेटी भी, उनकी बेटी भी टिकट मांग रही थी, वो स्वयं टिकट मांग रहे थे। और उसके बाद फिर उसके बाहर आइए तो और बहुत सारे लोग थे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे कि, लेकिन इस कानपुर शहर के और बड़े लोग, सारे विधायक भी उसमें थे, शामिल थे, और भी लोग शामिल थे। तो वो लोग भी टिकट की दौड़ में थे। अब जब टिकट उनको नहीं मिला और टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गया जिसकी अपेक्षा नहीं थी उनको, इसके बारे में ये नहीं सोचा जा सकता था कि इनको टिकट मिल सकता है, या भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता जो केवल प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था उसको टिकट दी, तो ये इनकी उम्मीद से बाहर थी। इसलिए उन सारे लोगों ने कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि अभी अमित शाह जी आए थे कल कानपुर, शायद यही वजह थी आप और हाँ, वो भी एक कारण था। उन्होंने खैर कानपुर के साथ अवध क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों को बुलाकर भी बैठक की, लेकिन ये भी एक कारण था कि वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा कुछ ढीले हो रहे थे उनको कसने की बात थी, पेज टाइट करने की बात थी, वो उन्होंने किया है। तो वो संगठन इस बात को समझ रहा है, संगठन देख भी रहा है कि कहाँ पर कमियाँ हैं, उस कमी को दूर करने का काम बराबर केंद्रीय राज्य के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर किया जा रहा है। बिल्कुल। एक राजनीतिक से ऊपर एक सवाल मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहता हूँ कि चूंकि माँ गंगा
के विषय में जो अगर कहा जाता है, कानपुर शहर के कई, मुझे लगता है लगभग 45 घाट यहाँ पर है कानपुर शहर में, बिठूर से मिला करके जाजमऊ तक अगर देखा जाए। मैं सुबह आया तो मैंने देखा कि जो देखें गंगा जी के घाटों की क्या स्थिति है। गंगा के घाटों में आपका भी कई बार जाना होता होगा। मुझे एक सरसैया घाट है यहाँ पे, काफ़ी फेमस रहता है वो, उसको राजनीतिक अखाड़ा भी कहा जाता है कि बड़े बड़े कार्यक्रम जो है सरसैया घाट में ही किए जाते हैं। लेकिन जो वहाँ का मैंने औरा देखा, जो वहाँ की स्थितियाँ देखी वर्तमान में, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई भी चीज़ व्यवस्थित तरीके से नहीं थी। भूपेश जी, क्या व्यक्तिगत तौर पे आपको कभी ये चीज़ें महसूस हुई कि माँ गंगा के घाट आज अनाथ हैं, वहाँ नशेबाजों का बोलबाला है? क्या इस प्रदूषण और गंदगी तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो ट्रेनों का पानी और नाले का आज भी गंगा जी में लगातार जा रहा है। कई बार कोशिश की जाती है पर वो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन ये तो सब बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब लोगों को भी इतना जागरूक होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। हम लोग इस बात को महसूस भी करते हैं और इस बात से कभी न कभी मन भी थोड़ा सा खराब होता है कि गंगा जी, ये हमारा सौभाग्य है कानपुर का कि गंगा यहाँ पर हैं और गंगा तट पर हम लोग रहते हैं, मोक्षदायिनी है। और पूरे देश का आदमी, क्या विश्व का आदमी आता है गंगा जी के किनारे, और गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और ऐसी स्थिति में गंगा के तट ठीक ना हो, गंगा शुद्ध ना, निर्मल ना रहे, मतलब व्यक्ति बड़ा स्वतंत्र भाव से, उसको लगता ही नहीं, कोई डर ही नहीं, कोई भय ही नहीं कि यहाँ कोई रोक टोक भी, उसको लगता है कि ये ज़्यादा हमारे लिए सेफ जोन है कुछ भी गलत हरकतें या कुछ भी एक्टिविटीज़ करने के लिए। बिल्कुल सही है। गंगा के तट पर जो लोग रहते हैं और जो लोग गंगा के तट पर रहकर जो जीविकोपार्जन करते हैं, जिनकी रोजी रोटी गंगा से चलती है, उसके बाद भी वो लोग उसका इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। वो सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी है, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, सरकार हर मामले में तो जिम्मेदार है ही, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने घर के आसपास अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो सरकार आगे साफ नहीं करेगी। उनकी जिम्मेदारी है व्यक्तिगत रूप से, और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि गंगा स्नान में इतने सारे लोग आते हैं। वो बिठूर की बात करें आप, सरसैया घाट तो कानपुर का सबसे प्रमुख घाट है, सेंटर पॉइंट, गंगा मेला भी वहीं पर लगता है, गंगा मेला भी वहीं लगता है, और सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, बराबर जाते हैं। वो सबसे आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। लेकिन बाहर के लोग भी सरसैया घाट ही जाते हैं, जब कभी बाहर से लोग गंगा जी जाते हैं, फेमस है दूर तक। तो लेकिन उसके बाद भी ये सही है कि वहाँ पर जिस तरह की साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं है, कंटिन्यू नहीं हो पाता, वो नहीं है। गंगा वहाँ पर उसका अभाव है, कहीं ना कहीं गंदगी है, और उस गंदगी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके संगठन स्तर पर भी गंगा समग्र एक हमारा आयाम है जो बराबर उस पर काम कर रहा है। कल भी बैठकें अटके हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो निचले स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, इस बात को हम बिल्कुल पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। हम लोग भी कई बार गए, घाटों की सफाई की हम लोगों ने अपने अपने संगठनों के माध्यम से, लेकिन वो एक दिन का है, स्थायी रूप से वो बस फोटो खींचती है, मुझे लगता है केवल वो पेपर में आ गया, मीडिया में चल गया, चैनल्स में, उसके बाद फिर वो वही सारी चीज़ें बराबर। बिल्कुल, और जिस तरह से लोग गंगा के किनारे रहते हैं, गंगा किनारे रहकर वहाँ पर उनका जीवन यापन करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं उनका नहाना धोना सारे काम वहीं पर करते हैं, और सारी गंदगी भी वहीं पर करते हैं। इसके लिए भी सरकारी स्तर पर प्रयास हुआ गंगा को साफ रखने के लिए। उसके पैरेलल कानपुर शहर में भी एक लाइन डाली गई, तमाम सीवर लाइन में बदली गई, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली उस पर सुधार, अपेक्षित सुधार नहीं वाले समय में उम्मीद। घाट तो बने, घाटों का तो जीर्णोद्धार हुआ, तमाम घाट नए बने, उन पर उनको घाट को ठीक किया गया, लेकिन जो मुख्य रूप से सफाई की व्यवस्था है वो सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस पर नगर निगम और बाकी सारी जो संस्थाएं हैं वो लोग भी उतनी जिम्मेदारी से उस काम को नहीं कर रही हैं। तो हमारा मानना है कि ये इस पर पूरे शहर के लोगों को नैतिक रूप से इसके लिए जागरूक होना चाहिए, और जागरूकता के लिए सबको काम करना चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। अन्यथा एक दिन सफाई के बाद सफाई कर्मी आएगा, एक दिन साफ करेगा, लेकिन जब गंदगी दिन भर होगी, शायद यही कारण है गंगा जी धीरे धीरे दूर भी होती, हाँ दूर होते जा रही है। इसलिए सब गंदगी में तो कोई नहीं रहना पसंद करता, गंगा मैया तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। भूपेश जी, चुनावी बस बहुत कम समय बचा है, 13 मई को यहाँ चौथे चरण में चुनाव है कानपुर लोकसभा में। क्या लगता है टक्कर आपकी कांग्रेस से यहाँ पर आप मान रहे हैं? आलोक मिश्रा यहाँ से हैं, वो भी ब्राह्मण है। नहीं, चुनाव तो कांग्रेस ही से टक्कर तो कांग्रेस है, चूंकि गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा हैं, 2 बार वो लोग विधानसभा के चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, तो वो
लड़ना उन्हीं को है, टक्कर उन्हीं से है। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ते चले जा रहे हैं, किदवई नगर विधानसभा भी कांग्रेस विहीन लगभग हो गई है। आप क्या वो अजय कपूर जी जो पूर्व विधायक थे वो भी गोविंद नगर की स्थिति वही है। जो लोग चुनाव गोविंद नगर से लड़ते थे पिछली बार, शैलेंद्र दीक्षित, अमोल शुक्ला जैसे लोग जो लोग वहाँ से चुनाव लड़ते थे वो लोग भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और जो 2 विधानसभाएं हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से पूरी लीड किदवई नगर से और गोविंद नगर से मिलती है। किदवई नगर से सबसे ज़्यादा लीड मिलती है। पिछली बार पचौरी जी 80,000 वोट से किदवई नगर विधानसभा से जीते थे। तो ऐसी स्थिति में चुनाव तो एक तरफा ही है, उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि कहीं पर भी है। और आप देख रहे हैं ना कि वोटर पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं है। वोटर जैसे ये सोच चुका है कि हमको कहाँ वोट देना है, इसलिए उन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार का शांत नहीं है वोटर, नहीं बिल्कुल शांत है। उसको वो बताया ना कि जब आप कोई निर्णय कर चुके होते हैं तो फिर आप चूंकि आप एक बार डिसाइड कर चुके हैं तो आप पर उन सब चीज़ों का असर नहीं होता है। वही स्थिति है कि लोगों ने मन बना रखा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, तो फिर ये चुनाव प्रचार किस दिशा में जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक आखिरी सवाल, कानपुर की खासतौर से लोकसभा की जो जनता है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से? और एक बड़ी चीज़ देखी जा रही है, 2 जो अभी चुनाव के जो दौर हुए हैं उसमें जो संख्या मतदान की जो थी वो कम देखा गया, वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम था। कानपुर में तो 13 मई को चुनाव है, तब तक गर्मी और अपने शबाब में होगी। क्या संदेश देना चाहते हैं कानपुर की जनता को? कानपुर की जनता से ये अपील करना चाहते हैं, अनुरोध भी करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटिंग करें। वोटिंग उनका अधिकार है और वोट का मौका लोकसभा चुनाव बनाने, केंद्र की सरकार बनाने का एक ही मौका 5 साल में मिलता है, इसलिए इस अवसर को ना खोएं। निश्चित रूप से वो वोट जरूर करें, कैसे भी करें, कुछ भी करें, लेकिन वोट जरूर करें, वोट करने जाएं। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हो, उसका पुनरुद्धार हो, ये हम सबकी इच्छा है। हम चाहते हैं कि सनातन संस्कृति और पूरे विश्व में जो हमारी संस्कृति का एक तरह से डंका बजता था वो फिर से स्थापित हो, सनातन संस्कृति। ये हम सब लोगों की विचारधारा है और इसी राष्ट्रीय विचारधारा के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो आप थे भूपेश अवस्थी जी जो बता रहे थे कि क्या माहौल है कानपुर लोकसभा क्षेत्र में, खासतौर से जो उन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। आने वाला भविष्य तय करेगा ये तो कि किसकी जीत और किसकी हार होगी, लेकिन जनमत न्यूज़ भी आप सभी से ये उम्मीद रखता है और आप सबसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना वोट डालने 13 मई को जरूर जाएं। फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, तब तक लीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। विजन भारत, खोज यथार्थ की। जनमत न्यूज, हम आपके साथ। दिस प्रोग्राम क्रिएटेड बाय शिवोहम एंटरटेनमेंट एंड मीडिया क्रिएशन। प्रिंट मीडिया पार्टनर लोक जनसंदेश। डिजिटल मीडिया पार्टनर नेक्स्ट मंडे।